दोस्तों, अक्सर आप लोगों ने फिल्मों में देखा होगा कि अगर किसी इंसान ने क्राइम कर दिया है तो उसके घर वालों को उठा लिया जाता है। पुलिस जो है जाती है घर पर, उनके पेरेंट्स को या भाई को वहां से उठा लेती है और फिर पूछताछ करती कि बताओ वो इंसान कहां पर है। अक्सर ये आपने देखा होगा। और कई बार वो अंधेरे में छोड़ा गया तीर निशाने पर भी लग जाता है। उसका पता लग जाता है कि आखिरकार वो व्यक्ति कहां पर है। ये आपने अक्सर देखा होगा। आप सोच रहे होंगे कि शायद पीछे तो आपने फोटो लगा रखी है, शिप जल रहा है और आप फिल्मों की बात कर रहे हैं। जनाब, इसका बेस यहीं पर है। मैं ग्राउंड रियलिटी आपको समझा रहा हूं। रिसेंटली क्या हुआ है कि एक थाई रॉयल नेवी जो है उसका एक शिप जो कि जा रहा था यूएई से और इंडिया की तरफ आ रहा था कांडला बंदरगाह पर, और बीच में ही उसके ऊपर अटैक कर दिया गया। अब देखिए, ना तो इसका संबंध इजराइल से था, ना संबंध इसका यूएई से था, ना इंडिया से था। ये तो शिप था थाईलैंड का और अटैक किया उस शिप के ऊपर ताकि ये समझाया जाए, पूछा जाए कि आखिरकार हम जो है वाटर यानी कि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को ब्लॉक कर चुके हैं। उसका असर ये देख लीजिए। ठीक है, चलो मैं विस्तार से थोड़ा कुछ बताऊंगा आपको। आप इन फोटोग्राफ्स को देखिए। शिप जो है वो धुआं धुआं हो रहा है, इसमें से काफी स्मोक जो है उठ रहा है। शिप का नाम है मयूरी नारी। तो मयूरी नारी जो कि बैंकॉक का है, ये उसका रजिस्ट्रेशन नंबर है। और इस शिप को जो है, इस शिप के ऊपर अटैक किया गया। और शिप के ऊपर जब अटैक किया गया तो शिप में पीछे की तरफ इंजन होता है, और इंजन कोई छोटा मोटा नहीं होता है। इंजन के अंदर शिप के अंदर कई फ्लोर्स बनी रहती है। वो जो इंजन है वो ये मान के चलिए कि सेकंड फ्लोर से शुरू होता है और इसके बिल्कुल अंडरग्राउंड तक जाता है। बहुत बड़ा इसका इंजन होता है। उसी इंजन के बिल्कुल बॉटम के अंदर 3 लोग उसको ऑपरेट कर रहे थे। 3 लोग उसको ऑपरेट कर रहे थे। टोटल इस शिप के अंदर 23 क्रू मेंबर सवार थे। इनमें से 3 मेंबर बिल्कुल इंजन के पास में थे। तो इसके ऊपर अटैक किया गया। अटैक क्यों किया गया वो मैं आपको आगे बताऊंगा। जैसे अटैक किया गया तो इसमें से जो 20 लोग हैं वो तो जो लाइव बोट होती है उस पर सवार होकर बच गए। वहां से ओमान ने उनको बचा लिया। ठीक है, और जो 3 लोग थे वो इसके अंदर मारे गए। आप देखिए और फोटोग्राफ्स देखिए आप इसमें। मयूरी नारी बैंकॉक का है। किस तरीके से इसके पीछे की तरफ जो है इसके ऊपर यहां पर अटैक किया गया है। न्यूज क्या है, इंडिया की तरफ ये थाई फ्लैग, जिसके ऊपर एक थाई फ्लैग जो है वो लगा हुआ था, वो कार्गो शिप अटैक किया गया स्ट्रेट ऑफ हार्मुज के ऊपर। अटैक क्यों किया गया वो हम लोग विस्तार से समझते हैं। अब देखिए, आप यहां पर देखेंगे कि ये ओमान है। ओमान यहां पर खत्म नहीं होता है, इसका एक छोटा सा हिस्सा ऊपर की तरफ भी है। अब यहां पर सऊदी अरेबिया है, यूएई है, और ये जो शिप था वो बेसिकली कहां से, यूएई से रवाना होता है और स्ट्रेट ऑफ हार्मुज की तरफ चलता है। स्ट्रेट ऑफ हार्मुज जो है काफी शैलो एरिया है, काफी नैरो एरिया है, और जहां ये पास होता है वहीं पर इसके ऊपर ईरान के द्वारा अटैक किया जाता है। ये शिप जो था, इसका जो रूट था वो था इंडिया का कांडला, गुजरात का बंदरगाह था। अब ये शिप जो था वो तो किसका था, थाईलैंड का था, रॉयल थाई नेवी का था। अब जैसे यहां पर पहुंचता है उसके ऊपर अटैक होता है। ओमान की जो नेवी है वो पहुंचती है और जो 20 क्रू मेंबर थे उनको वहां से बचा लिया जाता है। अब यहां पर एक पोर्ट है जिसका नाम है खलीफा पोर्ट। ये जो शिप था, कार्गो शिप, वो यहीं से रवाना होता है। ठीक है, और उसको अटैक जो है यहां पर किया जाता है। उसके बाद में फिर तो आप जानते ही हैं कि ओमान जो है वहां पर बचाने के लिए निकलता है। ये आपको पूरा घटनाक्रम पता लग गया। अब बात यह है जनाब, भारत की तरफ से एक स्टेटमेंट आता है। भारत इस चीज को कंडेम करता है कि जो शिप कांडला बंदरगाह के ऊपर आ रहा था उसके ऊपर अटैक किया गया। और भारत ने कहा कि 11 मार्च को जब ये अटैक हुआ है उसके बाद में मल्टीपल्स अटैक्स जो है ऑलरेडी काफी इस पे हो चुके हैं। काफी सारे इंडियंस जो है उनकी भी इसके अंदर डेथ हुई है, मतलब इससे पहले जो घटनाएं हुई हैं उसके अंदर डेथ हुई है। इनोसेंट सिविलियन क्रू मेंबर जो है उनकी इसके अंदर डेथ हुई है। और उनका फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, मतलब समंदर के अंदर जहाज चलाने की जो फ्रीडम थी उसका कहीं ना कहीं यहां पर क्या हुआ है, हैम्पर्ड हुआ है वो। और बेसिकली इसको क्या किया जाना चाहिए, कम से कम अवॉइड किया जाना चाहिए। मतलब जो भी कमर्शियल एक्टिविटीज हो रही हैं कम से कम आप उनको तो फ्री करिए, क्योंकि कमर्शियल एक्टिविटीज ना तो वो ईरान से संबंधित थी, ना इजराइल से, और ना ही अमेरिका से। वो तो अपना कमर्शियल एक्टिविटीज कर रहा था और जा रहा था। अब एक्चुअली में क्या होता है कि जब ये शिप्स वहां से गुजर रहे थे तो ईरान तो अटैक करेगा ही। अब इसने इतनी बड़ी रिस्क ली क्यों, क्योंकि इससे पहले भी 2 जो शिप थे उन्होंने यहां से गुजरने की कोशिश की थी और ईरान ने अटैक किया था। लेकिन इतना बड़ा रिस्क लिया क्यों गया? मेनली बात यह है कि यहां पर इनको यह लग रहा था कि हमारे ऊपर कोई भी अटैक नहीं किया जाएगा, हम तो
इस युद्ध के अंदर शामिल ही नहीं है। लेकिन ईरान जो है वो पूरी तरीके से पगला गया है, अब वो जबरदस्त अटैक कर रहा है। अब बात यह है कि रिसेंटली आपको पता होगा कि ईरानियन नेवी का एक शिप जो कि इंडिया के अंदर आया हुआ था मिलन एक्सरसाइज करने के लिए, जब वो शिप वापस से रवाना हुआ था उसके पास में कोई भी डिफेंस इक्विपमेंट नहीं थे, उसके ऊपर यूएसए ने अटैक किया। उस समय भारत की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया था, जबकि वहां पर स्टेटमेंट देना बहुत जरूरी था। जब यूएसए ने अटैक किया था ईरानियन शिप के ऊपर तो भारत की तरफ से कोई भी उसके ऊपर स्टेटमेंट नहीं आया, और आज जब थाईलैंड का शिप है और उसके ऊपर ईरान ने अटैक किया है तो भारत ने स्टेटमेंट जारी किया है कि यहां पर सिविलियन जो है वो मारे गए हैं। ये दोहरा रवैया नहीं होना चाहिए। कुल मिलाकर बात यह है कि जब वो ईरानियन जो शिप था जिसके पास कोई इक्विपमेंट भी नहीं थे, डिफेंस इक्विपमेंट नहीं थे, उसके ऊपर यूएसए ने जब अटैक किया तो उसको भी हमको कंडेम करना चाहिए था। श्रीलंका से पहले हमको पहुंचना चाहिए था और वहां पर उसको रेस्क्यू करना चाहिए था, लेकिन ऐसा हमने नहीं किया। और इस कंडीशन के अंदर भी ओमान ने, खैर ओमान तो वहां पर नजदीक था, ओमान तो वहां पर रेस्क्यू करेगा और ओमान ने रेस्क्यू किया भी। अब देखिए कि इंडिया की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं था। इसके पीछे से अब क्या कार्यक्रम चल रहा है कि जो ब्रेंट क्रूड ऑयल है उसके दाम लगभग $100 पर बैरल तक पहुंच चुके हैं। इसके ऊपर आईईए मतलब जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है जिसका गठन 1973 के अंदर किया गया था, जिस समय ऑयल क्राइसिस हुआ था उस समय आईईए को बनाया गया था। अब आईईए के जो मेंबरिंग कंट्रीज हैं उनसे ये रिक्वेस्ट की गई है कि आप लगभग 400 जो मिलियन जो क्रूड ऑयल है उसको आप क्या करेंगे, रिलीज करेंगे। एक्चुअली में क्या है कि ये जो आईईए बना हुआ है इसके जो मेंबरिंग कंट्रीज हैं 1973 के अंदर मेंबरशिप ली गई थी। इंडिया इसका मेंबर कंट्री नहीं है। इसका मतलब है कि इंडिया को सप्लाई किया जाएगा क्रूड ऑयल। सप्लाई करने वाला कौन होगा, आईईए के मेंबर कंट्रीज। आईईए के जो मेंबर कंट्रीज होंगे वो अपने रिजर्व में से 400 मिलियन क्रूड ऑयल जो है, बैरल क्रूड ऑयल, ये क्या करेंगे, रिलीज करेंगे। अब इसके लिए कंडीशन है, जो भी आईईए का मेंबर बनना चाहता है उनके पास में 90 डेज का रिजर्व ऑयल होना चाहिए, जबकि भारत के पास में 74 डेज का रिजर्व ऑयल रहता है। अगर भारत ने जिस दिन ये अचीव कर लिया और भारत भी 90 डेज के ऊपर पहुंच गया, तब इंडिया जो है वो अप्लाई कर सकता है कि हमको भी आईईए के अंदर शामिल कर लीजिए। और आईईए में शामिल होने का मतलब यह है कि कभी भी जब इंडिया को एनर्जी रिसोर्सेज को लेकर कोई भी प्रॉब्लम होगी, कोई क्राइसिस होगा, तो आईईए जो है वो हमको हेल्प करेगा। अगर भारत इसमें शामिल होगा तो भारत की अभी दूरी जो है काफी है। अभी भारत के पास में लगभग ये मान के चलिए कि 12 से 18 दिन का ऑयल रिजर्व जो है वो बाकी है। और मेनली साउथ के अंदर हमारे जितने भी ऑयल रिजर्व बने हुए हैं वहां पर मीट्रिक टन के अंदर हमारे ऑयल रिजर्व्स हैं। आप ये भी समझ लीजिएगा एक बात कि भारत जो है वो लगभग एक दिन के अंदर 6.5 मिलियन मीट्रिक टन जो है उस ऑयल को फिल्टर वो कर सकता है, क्रूड ऑयल को। पूरे विश्व के अंदर लगभग ये मान के चलिए कि 200 मिलियन मीट्रिक टन एक दिन की खपत होती है। पर डे की खपत जो है वो 200 मिलियन मीट्रिक टन है। और हम लोग रिफाइन कितना कर पाते हैं, केवल इंडिया के लिए 6.5 मिलियन मीट्रिक टन कर पाते हैं। तो आप इसमें देखिए कि भारत के पास में जो ऑयल रिजर्व है वो अभी लगभग हमारे पास में 15 से 18 दिन का है। कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। जैसे रशिया ने अभी रिसेंटली कहा है कि हम लोग इंडिया को ऑयल जो है उसको क्या कर देंगे, एक्सपोर्ट कर देंगे। आप देखिए पिछले एक महीने की गणित में आपको बताता हूं कि किस तरीके से ग्राफ चल रहा है। जो क्रूड ऑयल की कीमतें थी वो लगातार बढ़ रही हैं, और जैसे ही ये अटैक होता है उसके बाद में धीरे धीरे कीमतें जो है वो बढ़ती हैं। उसके बाद में कुछ दिन तक ही कम होती है और वापस से आप देख सकते हैं कि बढ़ने को तैयार है। तो लगभग ये मान के चलिए कि $10 पर बैरल ये दाम पहुंचने वाले हैं। तो लगभग ये पहुंच सकता है, मैक्सिमम कितना पहुंच सकता है, ये 150 तक पहुंच सकता है। इससे ऊपर जाना मुश्किल है, और इससे ऊपर अगर चला गया तो ऑयल क्राइसिस हो सकते हैं। रिसेंटली आपको पता होगा कि इंडिया के अंदर एलपीजी को लेकर भी कई अफवाहें उड़ रही थी कि यार एलपीजी गैस सिलेंडर जो है खत्म होंगे, है ना, उसके लिए बहुत बहुत बड़ी लाइनें लग रही हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ नॉर्मलाइज है। आप एलपीजी सिलेंडर लेने के लिए जाएंगे तो इंडियन गवर्नमेंट ने कहा है कि हम 2 दिन के अंदर उसकी डिलीवरी कर देंगे आपके घर के ऊपर। हमको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास में इतने रिसोर्सेज हैं कि हम लोग पूरी इंडिया के लिए 2 दिन के अंदर अंदर सब घरों तक एलपीजी सिलेंडर पहुंचा सकते हैं। तो आपको कोई लाइनों में लगने की आवश्यकता नहीं है और किसी भी अफवाह पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है।
तो रिसेंटली आप देखिए कि शुरुआत में मैंने जो मूवी की घटना बताई थी वो किस लिए थी, वो इसीलिए थी कि ना तो ये जहाज मतलब जिसने क्राइम किया है उसको अरेस्ट नहीं किया गया है, जबकि उसके घर वालों को अरेस्ट कर दिया गया है। तो ये जो थाईलैंड है, थाईलैंड का शिप यहां पर था, उसका कोई लेना देना नहीं था इस चीज के अंदर, वॉर के अंदर भी कोई लेना देना नहीं था, लेकिन फिर भी अटैक किया गया ईरान के द्वारा ताकि कुछ ना कुछ नया जो है वो चलता रहे। अब बात यह है कि इसके अंदर सिविलियंस की जान गई है, उसकी कौन जिम्मेदारी लेगा? तो जिस तरीके से अमेरिका ने अटैक किया ईरान के ऊपर, ईरान के स्कूल्स के ऊपर, अब ईरान भी जो है खुल के सामने आ चुका है। अभी देखते हैं कि युद्ध जो है, मुझे लगता है कि कुछ ज्यादा ही 3-4 दिनों के अंदर ये स्पार्क के ऊपर जाएगा, स्पार्क के ऊपर जाएगा और फिर वापस से ये कूल डाउन हो जाएगा। लेकिन ज्यादा लंबा ये युद्ध चलने वाला नहीं है। अगर चलता भी है तो फिर इसमें अमेरिका की हार निश्चित तय है ना। वो तो फिर देखिए अमेरिका का इतिहास है, जितना लंबा युद्ध चलता है उतना ही अमेरिका जो है बैकफुट की तरफ वो आता है। तो इंडिया का स्टैंड यही है कि इंडिया अब ये मान के चलिए कि ऑयल क्राइसिस तो फेस नहीं करेगा, क्योंकि रशिया से हम लोग इंपोर्ट करेंगे। हां, हो सकता है कि हम लोग ऑयल की जो प्राइसेस है, जैसे पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस जो है उसकी थोड़ी बहुत प्राइसेस बढ़ जाएंगी, लेकिन हम लोग इतना परेशान नहीं होंगे, इतना ज्यादा क्राइसिस के अंदर नहीं आएंगे। जिस तरीके से पाकिस्तान ने अपने स्कूल्स को बंद कर दिया है, 4 डे वीक कर दिया है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए, हमारे साथ में ऐसा सिस्टम नहीं होगा, क्योंकि रिजर्व हमारे पास में काफी ज्यादा है। ठीक है दोस्तों, डीप वर्क का एक कोर्स आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा। किसी भी काम को फोकस के साथ में करना, जैसे जो लोग सक्सेसफुल हैं उन्होंने अपने काम को फोकस के साथ में किया, टेक्निक्स जो अपनाई है वो टेक्निक्स मैंने इसमें बताई है, आप लोग इसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। 30 टेक्निक्स हैं, आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं काफी कम टाइम के अंदर। साथ ही में 75 डेज का हार्ड चैलेंज या फिर 175 डेज का हार्ड चैलेंज आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मैंने हमेशा कहा है कि एक चैलेंज होता है, एक चुनौती ही होती है जो कि आपके जीवन के अंदर चेंज कर सकती है। चैलेंज कैन चेंज योर लाइफ। वो आप डिसाइड कीजिए कि क्या वाकई में आप चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं। दीपक इंदौरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।